जी हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज मैंने सोचा कि इंडिया और चाइना के जो हालात हैं उसमें बड़ी टेंशन है। और आप लोगों को पता है कि तकरीबन जो ऑफिशियल फिगर्स इंडियन मिलिट्री ने कहा है और गवर्नमेंट ने कहा है कि 20 से जायद इंडियन ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी डेथ हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट में। और एक इनके सीईओ भी थे कर्नल बाबू साहब, उनकी भी डेथ हुई है। और चाइनीज साइड से हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि वो उन्होंने खामोशी छाई हुई है वहां पे, और कोई एग्जैक्ट फिगर्स ना दिए। लेकिन जो हमें फिगर्स इंडिया से मिल रहे हैं वो तकरीबन 43 के करीब या इस तरह कुछ है। तो व्यूअर्स, जनरल गुरमीत सिंह साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि इस सारे इशू पे बात की जाए। आपको पता है कि जनरल गुरमीत सिंह साहब जो हैं वो इंडिया के फॉर्मर डिप्टी आर्मी चीफ रहे हैं, फॉर्मर डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन रहे हैं, और डिफेंस मैटर्स में बहुत ज्यादा जो है इन डेप्थ से चीजों को देखते हैं। कॉलम भी लिखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इनका एक कॉलम भी पढ़ रहा था, ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है उस हवाले से। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, आपको पता है कि हालात बड़े टेंशन हुई इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। और ये मसला अप्रैल से शुरू हो रहा था जब इंडियन पर्सपेक्टिव यह है कि चाइनीज ने इंकर्जन शुरू कर दी। तो जल साहब, पहला जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं वो, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके एक फॉर्मर जनरल हैं, जनरल जनरल एच एस पनग, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी एच एस पनग, उन्होंने आर्टिकल लिखा है द प्रिंट में, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको पढ़ा है और आज सुबह ही छपा है वो। उन्होंने कहा ये है कि, और बड़ी ऑफेंसिव स्टेटमेंट मुझे नजर आ रही है, उन्होंने कहा मोदी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री लीडर्स हैव सोल्जर्स ब्लड ऑन हैंड्स। सो सर, पहले बजाय इसके कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, एक फॉर्मर 3 स्टार जनरल का ये स्टेटमेंट कि मोदी सरकार और फौजी अफसरान जो हैं उनके हाथ पे जवानों का खून है। यू एज ए रिटायर्ड 3 स्टार जनरल, व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस सर? सबसे पहले तो मैं आपकी दाद देता हूं कि आपने पहला ही क्वेश्चन पूछा है, और वो भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है जैसे कि तैयारी के साथ में, कि वो भी जो दूसरे ऑफिसर ने लिखा है। मैं आपको एक जिंदगी का सिद्धांत बताना चाहता हूँ, एक प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ। वो ये है कि एक फौजी ऑफिसर किसी भी पॉलिटिशियन के कमेंट के ऊपर में कमेंट नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई दूसरा ऑफिसर लिखे उसके ऊपर भी कमेंट नहीं करता है। लेकिन हाँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सोच है उसके बारे में जरूर बोलूंगा। देखिए, पहले आपने जो पहला ही शब्द आपने इस्तेमाल किया था, वो आपने कहा था कि टेंशन है इंडिया चाइना एलएसी ईस्ट लद्दाख के अंदर में। वो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि तनाव है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कमर चीमा जी कि ये जो 15 जून को हुआ है, जिसके बारे में आपने जिक्र किया अभी, वो एक बहुत बड़ा धोखा, एक जैसे हम भारत की भाषा में बोलते हैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, एक गद्दारी की है चाइना ने। और जो ट्रस्ट था ना, जिसको TRUST कहते हैं, वो एकदम टूट गया है। और जो बांध, जब when the limit is crossed and when threshold is crossed, फिर एक बांध टूट जाता है। अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि पहले जो थोड़ा धैर्य से बोलते थे जब टॉपिक चाइना का होता था, वो धैर्य का बांध टूट चुका है। सबसे पहले तो मैं जितना भी लिखा है, जैसे आपने रेफर किया है, मैं उस व्यक्तित्व से, उस बात से, उस धारणा से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं कारण बताता हूं आपको क्यों सहमत नहीं हूं। देखिए, आप भी बहुत राष्ट्रवादी हैं, आप भी अपने देश के बारे में सोचते हैं, हर वक्त आपके दिमाग में रहता है कि किस प्रकार आपके देश की बात की जाए। तो उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्र की, जो मौजूदा सरकार है उसकी, और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और जो सेना है, इसके बरखिलाफ बिल्कुल नहीं बोला जाता है जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो और जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो।
तो इसके बारे में ऐसा लिखना और ऐसे सवाल उठाना प्रिंसिपली सिद्धांत के रूप में ठीक नहीं है। अभी मैं बात बताता हूं आपको 15 जून की। देखिए, ये जो चाइना की पीएलए ने हरकत की है, ये तो प्रोफेशनल सोल्जर नहीं करते हैं। प्रोफेशनल सोल्जर, एक सोल्जर क्या होता है? सोल्जर होता है एक इंसान जिसने राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए कसम बंद होता है, वो लेता है, और वो अकेला नहीं, उसके साथ में एक हथियार दिया जाता है। तो कभी भी सैनिक विदाउट वेपन, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि ऐसी क्या हालत है कि वो भी सरहद के ऊपर में, कि कोई फौजी सोल्जर हो और उसके पास हथियार ना हो। और मेरे को तो सुनकर बहुत ही अचंभा सा लगता है कि स्कफल हुआ, मैली हुआ, उसके अंदर में डंडे, डंडों के ऊपर में कील और इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल हुई। और सिर्फ अभी तक 2 स्टेटमेंट आई है भारत की तरफ से ऑफिशियल। एक तो मिलिट्री की तरफ से कि एक मतलब 20 जवान मार्टिर हुए हैं, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं। देखिए, मैंने तो पूरा जिंदगी फौज में बिताई है। जो कमांडिंग ऑफिसर होता है बहुत बड़ा औहदा होता है। वो 1000, और स्पेशली इन्फेंट्री के अंदर में जो 1000 जवान होते हैं, उनका मुखिया और उनका फादर होता है। और अपने कमांडिंग ऑफिसर के लिए पूरे के पूरे जवान कुछ भी कर देंगे। इसमें अभी देखने वाली बात यह है कि ये जो पीएलए ने हरकत की है, क्या ये सोल्जर का काम है? जहां जो पीएलए की प्रथा रही है, पीएलए की अचीवमेंट्स क्या हैं, देख लेते हैं एक बार। उनकी प्रथा है कि तिएननमेन स्क्वायर में प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में किस प्रकार टैंक लेके चढ़ जाओ। उनकी अचीवमेंट है तिब्बत में प्रोटेस्टर के अगेंस्ट कैसे चढ़ जाओ। उनकी प्रथा रही है सिंजियांग के अंदर में, वहां पर उइगर जो है उनके ऊपर में कैसे उनको कैसे मारो। उनकी एज ए सोल्जर कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो है नहीं। लास्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस 1979 में वियतनाम से लड़ाई लड़ी थी, जो हार गए थे। और उसके बाद में मैं आपको एक बड़ा मजेदार चीज ही बताता हूं। बात है जुलाई 2015 की, जो चाइना का यूएन पीस कीपिंग मिशन के ट्रूप्स थे साउथ सुदान जूबा के अंदर में। वहां पर चीन की सेना की एक टुकड़ी थी। तो एक दिन जुलाई के महीने में 2015 में रेबल्स ने अटैक कर दिया। एड वर्कर्स की प्रोटेक्शन कर रहे थे चाइनीज वाले। अटैक के बाद में ये सब वहां से भाग गए, हथियार छोड़ के भाग गए, और 4 दिन तक वहां फायरिंग चलती रही। 2 चाइनीज के सोल्जर मर गए। उसके बाद में जो इंडियन बटालियन थी 7 कमांड रेजिमेंट, वो वहां गई और उन्होंने चाइना वालों को बचाया। ये बचाने का और ये ट्रस्ट का। और देखिए, 1975 वाज द लास्ट टाइम जब एक तुलंगला जगह है वेस्ट कामेंग में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर हमारे पेट्रोल को अम्बुश किया था चाइनीज ने, और 4 असम राइफल के जवान मार्टिर हुए थे। 45 इयर्स के बाद में ये एलएसी के ऊपर में हमारे ट्रूप्स की शहीदी हुई है। और मेरे को तो इसका कोई वो नहीं है रेफरेंस की पीएलए के कितने मरे हैं, क्योंकि 1967 में नथुला ने चाइना के जो झड़प हुई थी चाइना और भारत की, नथुला और चोला के अंदर में, उसमें ऑफिशियली चाइना ने बोला था 68 मरे हैं, बट एक्चुअली मरे 400 थे। अभी अगर आप देखें तो अमेरिका के न्यूज़पेपर ने बोला है 35, ब्रिटिश के एक्सप्रेस ने बोला है 30, मीडिया बोल रहा है 43। शुरू के अंदर में एक वॉन्ग वेनवेन है, जिन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर में जो ग्लोबल टाइम्स के, उन्होंने लिखा कि 5 पीएलए किल्ड एंड 11 इंजर्ड। और चाइना की तो ये आदत है झूठ बोलने की। चाइना का तो जो सबसे बड़ा प्रोग्रेस किया है वो तो साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉर में किया है। तो उनकी कोई बात का यकीन नहीं करता है। और आप भी तो शामिल हैं पूरे विश्व के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में। जब से कोरोना शुरू हुआ है दिसंबर 2019 में, तब से चाइना ने झूठ ही बोला है। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ कोविड है, उनकी तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और बहुत हैरानगी होती है कि कोई देश अपने
उनके अगर जवान मरे हैं तो वो ओन अप नहीं करें, समझ में नहीं आता है। तो जलसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने कहा कि उनका जो काम है वो एक कम्युनिस्ट स्टेट है, तो वो चीजें छुपाते हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन जनरल साहब, जाहिर बात है, एज ए सोल्जर मैं अब यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान में, मैं यकीन करके माने दुनिया में कहीं भी किसी की जान जाए तो बात तो अच्छी नहीं है। सब लोग अपनी माओ के बेटे हैं, और माँ और बाप का कब दिल करता है किसी की जान जाए, भले मुल्कों के हालात कैसे हैं। आप लोग वर्दी पहन के भारत में अपने मुल्क की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप लोगों को आपका मुल्क सलूट करता है। मैं कहता हूँ एक फौजी किसी मुल्क का भी हो, उसका ये कमाल ही बड़ा है कि वो वर्दी पहन के, हाथ में बंदूक लेके और खड़ा हुआ है अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए। अगर आपकी 12-13 लाख फौज है तो वो 1.5 अरब 130 करोड़ लोगों के लिए, 40 करोड़ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी ऑनर की बात है उन फौजियों के लिए। जल साहब, अगले दिन मैं आपको टीवी पे सुन रहा था, परसों या कल, और अभी भी आपने एक बोला है, आपने बोला है जो सीईओ होता है ही इज अ फादर ऑफ द यूनिट, और अगर मैंने गलत नहीं सुना तो। जल साहब, जब इस तरह की एक पोजीशन आ जाए फौज में, एंड यू हैव सर्व्ड, और आपको पता है आपके कई जवान जो हैं वो आपकी इंडियन आर्मी के आपके सामने शहीद हुए होंगे, या कभी ऐसा कोई मौका आ जाता है, जख्मी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो जल साहब व्हाट इज द मूड इन द आर्मी? आर्मी में क्या मूड है इस वक्त? क्योंकि सीओ आपका जो है उसकी डेथ हुई है, वो शहीद हुआ है। आपके लिए, भारत के लिए इसमें क्या, फौज क्या सोच रही है एज ए रिटायर्ड जनरल? व्हाट आर यू थिंकिंग? और आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि आपकी आर्मी चीफ सीडीएस क्या सोच रहे होंगे इस वक्त? कंवर चीमा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और जिस प्रकार से सवाल को आपने रूप दिया है वो उससे भी अच्छा है, क्योंकि आपने सोल्जर्स के बारे में इतना निष्ठापूर्ण बात की है। बहुत खुशी होती है कि कोई इंटेलेक्ट सोल्जर की कीमत और उसकी वर्थ को इस प्रकार जाने और फिर सवाल के रूप में पहुंचे। शाबाश है आपको इस बात के लिए, ऑनेस्टली, एज ए पर्सन टू पर्सन। सेकेंडली, जो आपने खास तौर पे बोला है कमांडिंग ऑफिसर, देखिए मैं तो इन्फेंट्री का ऑफिसर हूं। मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं आत्मा के रूप में बोल रहा हूं। आपको तो मालूम है कि मैं किस तरह से बोलता हूं। जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो एक जवान और एक जूनियर ऑफिसर के लिए, उस पलटन के जूनियर ऑफिसर के लिए एक भगवान की तरह होता है, क्योंकि वो, उसके ऊपर में निर्भर करता है पूरी यूनिट। अगर ऐसी स्थिति वो आ जाए जिसमें कमांडिंग ऑफिसर मार्टियर हो, तो पूरे जवानों में ऐसी आग लग जाती है, ऐसी आत्मा में आग लग जाती है कि उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको शब्दों के रूप में बता नहीं सकते हैं। और एक्चुअली वहां पर भी यही हुआ होगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2-3 सवाल मेरे भी जहन में है एज ए सोल्जर। पहली बात कि रात के वक्त में क्यों हुआ ये? दूसरा, उनके पास में हथियार क्यों नहीं थे? क्योंकि मेरे जहन में तो एक सोल्जर और जो एक वेपन है उसमें ऐसा मेल है कि जो हथियार होता है वो बदन का ही हिस्सा होता है। हम तो पूरी जिंदगी इसी प्रकार ट्रेनिंग किया है, आंख बंद करके अंधेरे के अंदर में अपने वेपन को प्यार किया। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि बॉर्डर के इलाके में आप हैं और आपके पास में हथियार नहीं है। फिर मैं बहुत गहराई से सोचता हूं कि ये क्यों हुआ। देखिए, उस वक्त में वातावरण क्या था? वातावरण ये था कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल साहब के लेवल के ऊपर में बातचीत हुई ईस्ट लद्दाख में कि सिचुएशन को इंप्रूव किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल, पहली बार, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड स्टेप कि पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में चाइना के साथ ऑन ग्राउंड मीटिंग की। तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना महत्व, कितना इंपॉर्टेंस है कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बात की। बात जिस प्रकार मीडिया में आई और जिस प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दोनों साइड ने बोला, तो ये पता लगा कि बातचीत बहुत अच्छी थी। दोनों साइड ने एग्री किया कि हम रिजॉल्व करेंगे, हम डी एस्केलेशन करेंगे, डी इंडक्शन करेंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे। और उन्होंने बोला कि तरतीबवार करेंगे। उसके बाद में और भी मीटिंग होंगी जिसमें डिटेल किए जाएंगे और डिसएंगेज करेंगे। उसके बावजूद ये हुआ है, तो
समझ नहीं आता है एक्चुअली। मैं आपको सच्चे दिल से बोल रहा हूं कि ये क्यों हुआ। और आपने तो खास तौर पर ये बोला है कि एक फौज के अंदर में, एक देश के अंदर में क्या मूड होगा। देश के अंदर में मूड ये है कि चाइना ने और पीएलए ने धोखा दिया है। उनका जो ट्रस्ट था वो एकदम टूट गया है और इसका इम्पैक्ट हर एक जगह पड़ेगा। ये जो लड़ाई होती है ना, ये ऑल गवर्नमेंट, एंटायर नेशन और जितने भी एलिमेंट ऑफ पावर और वॉर होते हैं, जिस प्रकार से डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मीडिया, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, हर एक चीज को शामिल करके होता है। अभी तो भारत के अंदर में ऐसी आवाजें उठ गई हैं क्योंकि अभी बांध टूट गया है। लोग सभी, हर व्यक्ति बोल रहा है बाइकआउट करो, चाइना के हर एक माल को बैन करो। अभी तो भारत सरकार ने जो पुराने जितने भी प्रोजेक्ट थे जिसमें चाइना का अंश था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सबको कैंसिल करने की ठान ली है। डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर में जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात की तो उसको बेटुक तरीके से बता दिया है, उनको बता दिया है कि ये सब चाइनीज के प्रोवोकेशन के कारण था। और दो वर्ड नोट कर लेना, और ये भी बताया है कि ये डेलिब्रेट था, प्री प्लान था, प्री मेडिटेटेड था। और दूसरा बिल्कुल क्लियर बताया कि दिस विल इंपैक्ट ऑल फेसेट्स ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप। और मैं, कमर जी, आप बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं आपने। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो मुखिया है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने क्या बोला वो आप थोड़ा नोट कर लेना। बिकॉज उन्होंने कहा है कि भारतीय जवानों की बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दैट मीन्स देयर सुप्रीम सैक्रिफाइस विल नॉट गो इन वेन। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि ये जो चाइना ने, पीएलए ने उकसाया है, इसका जवाब दिया जाएगा और हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं। वी विल रिस्पॉन्ड एंड इट विल बी डन आउट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। और तीसरा, उन्होंने ये बात की है कि जो जवान जिन्होंने वीरगति प्राप्त की, वो मारते मारते, और मैं तो एक और मारते उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि उन्होंने उस धोखे को जवाब देने के लिए चाइना के जवानों को, उनके ऑफिसर को मारते मारते मरे हैं। यह है स्थिति। जी जल साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, आई कैन हियर यू। ओके ओके। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मारते मारते मरे हैं और खून रायगा नहीं जाएगा। लेकिन जल साहब, एक दो चीजें बड़ी सीरियस हैं, उस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो बेसिकली, फिर मैं वो सवाल ये है, जो कुछ इंडिया से हमें आवाजें आई हैं और पता ये चला है कि बेसिकली ये वाकया हुआ क्यों। पता ये चला कि जो आपके सीओ साहब थे, कर्नल बाबू साहब जो थे, जो एक बहादुर बंदा था, उसने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और अपनी टीम को आगे लेके गया। तो जल साहब, पता ये चला था कि वो जो टेरिटरी जिसपे कब्जा किया हुआ था, या आपके बकौल इनकर्जन की हुई थी, या वो टेरिटरी आपसे ले ली गई थी, या चीन उस फौजी वहां पे बैठे हुए थे, बेसिकली वो टेरिटरी वापस लेने लगे थे। तो वापस लेने के लिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं फौजी होने के नाते मैं ये हैरान हूं कि जो वेपन है वो जिस्म का हिस्सा है, आपके लफ्ज हैं ये भी। तो जनरल साहब, वेपन जिस्म का हिस्सा हो और सीओ अपने जवानों के साथ टेरिटरी को टेक ओवर करने या अपनी टेरिटरी वापस लेने जाता हो और खाली हाथ हो, तो ये लॉजिक समझ नहीं आती। मतलब कहीं गलती हुई, भूल चूक हुई, ऊपर से ऑर्डर नहीं थे कि गन लेके जानी या इस तरह के डंडे लेके जाने। सुनने में आया, मैंने वो डंडा देखा है जिसके इर्द गिर्द वायर्स लगी होती हैं, वो इस्तेमाल हुए। तो गलती कहां पे हुई, सीओ साहब से, या आप समझते हैं कि प्लान गलत था, या वो टेरिटरी लेने नहीं जा रहे थे? तो मेरा ये सवाल है आपसे।
कमर साहब, आपका सवाल बिल्कुल पिन पॉइंटेड सवाल है, और यू आर ए इंटेलेक्ट, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग सच प्रिसाइज एंड पॉइंटेड क्वेश्चन। आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। सत्य। देखिए, सबसे पहले आपने बोला कि आपने एक वर्ड यूज किया, टेरिटरी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एलएसी है, इसमें टेरिटरी की बात नहीं होती है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत क्लियरली बोला कि ऑन द मैटर ऑफ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं, जब बात टेरिटरी की आपने पूछी है, तो इस इलाके में, ईस्ट लद्दाख के इलाके के अंदर में, चाइना इज इन एडवर्स पोजीशन ऑफ 37,555 स्क्वायर किलोमीटर इन द एरिया ऑफ अक्साई चीन, एंड इन द डेमचौक एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर। तो कुल मिलाकर 38,000 किलोमीटर चाइना इज इन एडवर्स पोजीशन। और 6 मार्च 2019 को पार्लियामेंट के अंदर में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत क्लियरली बोला था कि ये इलाका वापस लिया जाएगा। और ये मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये भारत की रेड लाइन है कि ये इलाका लिया जाएगा। तो इसमें एलएसी के अंदर में कोई टेरिटरी की बात नहीं है। ये जो हमारे सीओ साहब गए थे, वो ये चेक करने गए थे कि जो 6 जून को डिसाइड हुआ था कि हम डी एस्केलेशन करेंगे, डी इंडक्शन करेंगे, तो उसके वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उस दिन के अंदर में ब्रिगेड कमांडर, बटालियन कमांडर लेवल के ऊपर में मीटिंग्स भी हुई थी कि हम लोग डी इंडक्शन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पे एक टेंट लगाया हुआ है जो पहले नहीं था, तो वहीं से लगता है, देखिए ऐसा होता है कि जहां बात हो शहादत की, जहां बात हो फौजी की, जिस प्रकार आपके दिमाग में भी इज्जत है, हर एक जगह इज्जत होती है, उनकी बात, उनके इंसिडेंट को हम स्पेकुलेशन में नहीं जोड़ सकते। मेरा तो ये एज ए इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट टू इंटेलेक्ट, मेरा ये आपसे सुझाव है कि थोड़ा वेट करते हैं, मिलिट्री की स्टेटमेंट आएगी तो क्लियर हो जाएगा, स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताना चाहता हूं। क्या हुआ कि एक बार्बर, नाई बाल काट रहा था, तो जिसके बाल काट रहा था वो नाई को पूछता है, वो बार्बर को पूछता है कि मेरे कितने बाल काट दिए। तो वो नाई बोलता है, वो बार्बर बोलता है, साहब मैं जितने बाल काटूंगा वो आपके सामने ही गिरेंगे। सरदार, फिर भी मैंने आपको बार्बर का किस्सा सुनाया है। जो इंसिडेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है, क्या हुआ था, पूरा स्पष्ट रूप में। आप एक चीज देखिए कि हमारे भारत के सैनिकों की शहादत हुई, मार्टिर हुए, वीर गति प्राप्त की, हमने तो उसको बिल्कुल छुपाया नहीं। हमने तो उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार, उनके नेटिव गांव में भेजा है। ये हमारी प्रथा रही है। जो हमारे सैनिक की वीर गति प्राप्त करते हैं, हम उनके पार्थिव शरीर को, उनके पेरेंट्स को, उनके गांव को, उनको भेजते हैं बहुत इज्जत से, ताकि मॉर्टल रिमेन्स को इज्जत मिले। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है। और कमर जी, आपने माफ करना मेरे को, मैं एक रेफरेंस आपको बताना चाहता हूं कि कारगिल के लड़ाई के बाद में 523 सोल्जर्स, उनकी जो मॉर्टल रिमेन्स थे, हमने पाकिस्तान को बोला भी कि ये आपके जवानों के मॉर्टल रिमेन्स है, प्लीज ले लीजिए। तो पाकिस्तान वालों ने तो लेना ही इनकार कर दिया। तो उनको जो हमने मॉर्टल रिमेन्स को रिस्पेक्टफुली, धर्म के कायदे से, उनको पूरी इज्जत से हमने उनको अंतिम विदाई दी थी। ये तो हमारा एक तरीका है, एक प्रोसेस है। और आपने एक अच्छा शब्द यूज किया, क्यों, वाई, क्यों हुआ ये। देखिए, अगर आप क्यों का जवाब जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा दिसंबर 2019 के ऊपर में, कि चाइना झूठ बोलता है, चाइना अनरिलायबल है, चाइना अनट्रस्टवर्दी है। कोविड से पता लगा है, पूरे दुनिया को पता लगा है कि चाइना अनट्रस्टवर्दी है। अभी आज के दिन में पूरा दुनिया में 22 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं, 1,19,000 लोग फैटल हो गए हैं, और अभी तक चाइना ने सच नहीं बोला है। तो ये तो चाइना की प्रथा है। और देखिए, हमारे उनके साथ में 5 एग्रीमेंट हैं।
हम तो हमारे राष्ट्र ने तो उसकी पूरा ट्रस्ट किया, लेकिन इस ट्रस्ट को किसने तोड़ा? ये चाइना ने ही तोड़ा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये चाइना की बहुत बड़ी गलती है। उसने ये जो ट्रस्ट तोड़ा है ना, ये 100-200 साल, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि तो एक बार जल साहब आपने कहा ट्रस्ट नहीं टूट गया है और चीजें हो गई हैं। जल साहब माजरत के साथ, आप भले एक फौजी की हैसियत से बोल रहे हैं, एक रिटायर्ड ऑफिसर की हैसियत से बोल रहे हैं और समझते हैं कि बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जल साहब एक बात आप भले ना माने, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि इस वक्त इंडिया के अंदर बड़ी क्लियर तकसीम है कि चीन को कैसे डील करना है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। जल साहब आपकी मिलिट्री की स्टेटमेंट कोई नहीं आई, आपने कहा एक छोटी सी स्टेटमेंट है, ये फाइनल स्टेटमेंट आएगी, 3 दिन होने को है। आपके प्रधानमंत्री साहब को 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया बात करने में। जब सुशांत सिंह की डेथ हुई थी, राजपूत की डेथ हुई, उसने सुसाइड की, तो वजीर आजम ने फटाफट जनाब कर दी, ट्वीट कर दिए। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर को 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। और मैं देख रहा था इंडियन मीडिया, उस मीडिया पे आप भी अपीयर होते हैं, मुझे भी कभी मौका मिलता है तो मैं भी आता हूं उस मीडिया पे, और हमें ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत हद तक आपके मीडिया का पता है। और मजे की बात है कि अगर ये पाकिस्तान इंडिया का मसला होता तो हर चीज बड़ी क्लियर होनी थी, लेकिन क्योंकि चीन और इंडिया का मसला था, चीजों की समझ ही नहीं आ रही हो, कह रहा मीडिया ढूंढ रहा था कुछ सियासतदान मिले, को बात करे, उनसे को बात करने वाला तैयार नहीं थे, और आप लोग ही डिफेंड कर रहे थे और बात कर रहे थे। मैंने आपको बहुत सारे टीवी पे देखा, इतनी खामोशी इंडिया के अंदर। आपने कहा फादर ऑफ यूनिट चला गया, उन्होंने जो है वो कुर्बानियां दी, सारा कुछ दिया। आपने कहा कि आप जनरल साहब की बात का रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जारी बात है एक फौजी अफसर को एक और तरह से देख रहा होता है और ओपिनियन भी फर्क होती है, जारी बात है। जलसा इतनी खामोशी, ये खामोशी क्यों है इंडिया के अंदर? क्या इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो फोर्स ही नहीं कर पाया कि चाइनीज उनके साथ ऐसे कर सकते हैं, जबकि 370 और 370 के बाद खासकर आपको अलर्ट रहना चाहिए था। आपने पाकिस्तान में तो अलर्ट रहे, चीन के मामले में गफलत कर गए, ये बात सही है, और सियासतदान क्यों खामोश हैं? कमर साहब, आपने once again I will say that you have conveyed your question in a very crafty and nice way. आपने शब्द इस्तेमाल किया खामोशी। आपने कहा कि खामोश क्यों हैं, और आपने जिक्र किया कौन कौन खामोश है। पहली बात तो अभी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई है। अभी रिस्पॉन्स नहीं किया है, अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, अभी एक्शन नहीं किया है, तो अभी आपको कैसे बता दे? अभी तो मसला चल ही रहा है, अभी तो खेल समाप्त नहीं हुआ है। और आपने ये जो वर्ड खामोशी इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ज्यादा पुराना इतिहास नहीं, सिर्फ 14 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2019 का जो इतिहास है, तब भी यही खामोशी थी, तब भी यही शब्द थे। अगर आप थोड़ा इतिहास को खोल लेना कि 14 फरवरी से 26 फरवरी तक क्या खामोशी थी। देखिए, ये जो बातें होती हैं कॉन्फ्लिक्ट की, ये जो इश्यू होता है, सब्जेक्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी का, ये सेंसिटिव और सीरियस होता है। और जिन लोगों के दिमाग में अंदर में बहुत शक शंका और सवाल होते हैं, जो बहुत डाउट वाले होते हैं ना, कि हमको ये बताओ, हमको वो बताओ, खड़े हो जाते हैं। देखिए कमर साहब, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्र की है, सरकार की है, प्राइम मिनिस्टर साहब की है और सेना की है, और वो काम कर रहे हैं और हर एक रूप में काम करते रहेंगे। अभी तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। और ये जो तरीका होता है ना, आपने देखा था कि 14 से 26 फरवरी वाला जो
वाक्य मैंने आपको बताया 2019 का, उसमें आप एक चीज देख लेना कि प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव क्या होता है। और दूसरी बात, अभी आपने बात ही बोल दिया है कि खामोशी की बात की है, वो भी इतने इतने बड़े एग्जाम्पल दिए आपने। देखिए, खामोशी बोलते वो हैं जो करते नहीं है। और जो 5 अगस्त को 6 अगस्त 2019 और आप उसमें 31 अक्टूबर 2019 भी मिला लेना, क्योंकि उस दिन 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी। और आप उसके अंदर में नवंबर 2019 भी लगा लेना, उसमें सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप्स दिए थे। और भारत ने बहुत बेटुक और बेबाक तरीके से अपनी रेड लाइंस रख दी हैं। रेड लाइंस के अंदर में है कि अक्साई चिन्ह हमारा है, इट्स ए मैटर ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटरी। दूसरी बात, पीओके के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया, इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये जो चाइनी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके बारे में भी बहुत क्लियरली बता दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर मैं बोलूं तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूं नहीं तो आप कभी समझ नहीं सकेंगे कि मेरे इंटेंशन क्या है, नीति और नियत क्या है। अभी चाइना ने तो अपना बोल के, अपना कार्रवाई करके अपनी नियत और नीति बता दी है। वो धोखा था, ट्रेचरी थी, वो कर दी है। और अभी जो नहीं बोल रहे हैं वो बताएंगे क्या होता है। जैन साहब, आपने 14 से 26 फरवरी की बात की, लेकिन आपने अगली बात नहीं सुनाई। जो आपको जवाब मिला था उसकी 28 फरवरी की बात नहीं आपने की। आपने थोड़ी बात सुनाई है। मैंने कहा बाकी बात मैं सुना दूं हमारे व्यूअर्स को कि जो हुआ फिर दुनिया ने देखा कि आपके जो ऑफिसर आसमान से आया था, आप क्योंकि नाम नहीं ले रहे, मैं भी नाम नहीं लूंगा, मैं रिस्पेक्ट करूंगा। जो ऑफिसर आसमान से आया था वो गया जमीन से था। तो रिस्पॉन्स तो आपने देख लिया था। इंशाल्लाह आइंदा भी कभी रिस्पॉन्स में कमी नहीं रहेगी। और हमने भी कहा था, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने भी कहा था कि टाइम और वक्त हमारी मर्जी का होगा, और हमने टाइम भी चुना, वक्त भी चुना। फिर गए, घुसे, मार के वापस आए, और फिर जो आया उसको भी गिराया। सुनिएगा जरा, सुनिएगा बात। और जो आया उसको भी गिराया, और सिर्फ गिराया नहीं, दुनिया को भी दिखाया। आप तो रात के अंधेरे में आए, हम दिन की रोशनी में गए और दिन की रोशनी में गिराया, और दुनिया ने देखा। और फिर हमने अमन का पैगाम भी भेज दिया। हम नहीं चाहते जंग हो, हम नहीं चाहते मामला खराब हो, लेकिन इस वक्त जल साहब जो अहम चीज है कि भारत की जो सियासत है, जो भारत के सियासतदान है, वो इस वक्त अगर मैं सोचूं, उनका जो बिहेवियर पाकिस्तान की तरफ होता है वो और होता है। चीन की तरफ जो बिहेवियर है उसमें खौफ पाया जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, बड़ा अहम सवाल करने लगूं मैं आपसे भी, बहुत अहम सवाल। कल चीन, आपका एक टीवी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी उस टीवी पे जाते हैं, मैं भी उस टीवी पे जाता हूं, वहां पे एंकर साहब कह रहे थे कि चीन का बायकॉट करो। आपने भी लिखा बैन एंड बॉयकॉट, ये मैंने लिखा हुआ है आपके अल्फाज। और उसी वक्त जब वो बात कर रहे थे बायकॉट करो, उसी टेलीविजन के एक कॉर्नर पे एक चीनी मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। उसी वक्त, सुनिएगा, उसी वक्त चल रही थी। वो पैसा भी कमा रहे थे और बैन एंड बायकॉट भी कह रहे थे। हमारे कुछ भारतीय, जारी बात है, गुस्सा होता है, टीवी तोड़ रहे थे, ऊपर से टीवी फेंका, नीचे सारी लोगों ने देखा, डंडे सोटे मार रहे थे, गुस्सा निकाल रहे थे। वो जारी बात है, किसी को नुकसान नहीं हुआ, आपको अपने नुकसान हुआ। जल साहब, जो मेरी खबर है, और मैं आपको इनसाइड बता रहा हूं और इंडिया से बता रहा हूं, इंडियन बिजनेस कम्युनिटी ने मना किया मोदी साहब को, राजनाथ सिंह साहब को और फॉरेन मिनिस्टर को कि वो किसी किस्म का कोई इंफ्लेमेटरी स्टेटमेंट न दें, ऐसी बात ना करें जिससे उनका पैसा जो चीन में लगा हुआ है वो डूब जाए। ये मैं आपको बड़ी केयरफुली बता रहा हूं। और जो मोदी साहब और राजनाथ सिंह साहब और इंडिया के अंदर जो इतनी खामोशी है, उस खामोशी की वजह आपकी जो बायलैटरल ट्रेड, जो रॉ मटेरियल आपको वहां से आता है, और जो इंडियन बिजनेसमैनों का पैसा लगा हुआ है, स्टॉक मार्केटें नीचे गिर जानी थी। कोविड ने पहले ही हालात खराब कर दिए हुए थे। तकरीबन 84% इंडियन जो है, उनकी जो
उनकी जो इनकम में फर्क आया है 84%, और ये फिगर स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। तो जल साहब, आपके बिजनेसमैनों ने फोर्स किया है मोदी साहब को और बीजेपी को कि खामोश रहे और ना बोलना और कोई बात ना देना, क्योंकि उससे अगर करते तो स्टॉक एक्सचेंजें नीचे गिर जाती, पैसा डूब जाता, मामलात मजीद खराब हो जाते। लिहाजा पिछले 2 महीनों से बीजेपी की सरकार ने कुर्बानी दे दी अपनी सॉवरेनिटी की और इज्जत की इन बिजनेसमैनों की खातिर। क्या कहेंगे? कमर साहब, आपके सवाल सचमुच में बहुत अच्छे होते हैं। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, एक शब्द था खौफ और दूसरा था मैं खबर बताता हूं आपको अंदर की। और मैं आपको अभी बात करता हूं अपने अंदर से, ताकि जो आपकी अंदर की खबर है और ये शब्द इस्तेमाल किया खौफ, इसका मैं आपको उत्तर दे सकूं। पहली बात तो चाइना से कोई खौफ नहीं खाता है, ये आप लिख लो, प्लीज लिख लेना। आपके सामने में मेरा आर्टिकल होगा आपके पास में, ये हिंदी में भी, पंजाबी में भी और उर्दू में भी लिखा है। और उसका जो शीर्षक है वो ये है कि चाइना और पीएलए झूठ के ढेर पर बैठा हुआ है। ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है और मैंने 12 पॉइंट्स लिखे हैं कि किन किन झूठ के ऊपर में बैठा हुआ है। और जो चाइना की वल्नरेबिलिटीज है बहुत ज्यादा हैं। ये जो खौफ वाली बात कर रहे हैं ना, ये दुनिया पहले सोचती थी कि चाइना कितना अच्छा कर रहा है इकोनॉमी में, चाइना ने कितनी तरक्की की है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाइना ये है वो है, क्योंकि चाइना ने एक मीडिया वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर चलाया हुआ था। लेकिन वो जब से कोविड और कोरोना शुरू हुआ है, वो पहाड़ ढह गया है। और मैं तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं, एज ए सोल्जर, मैं किस बलबूते के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट कर लेना। मैं 7 बार चाइना गया हूं, मिलिट्री डेलीगेशन लीड किया है बेजिंग, शंघाई और उरुमची में। मैंने ताइवान के ताइपाई के अंदर में पीएलए और पीआरसी के ऊपर में कोर्स किया है। और जो चाइना टॉपिक है, इसके ऊपर में 28 साल के अलावा 8 साल इंडिया चाइना बाउंड्री पर सर्व किया है। तो जो मैं बात कर रहा हूं उसका बहुत महत्व है। और मैं ये अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस में बोल सकता हूं कि पीएलए बिल्कुल अनप्रोफेशनल, उसका कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। उसकी अगर कोई अकम्पलिशमेंट है तो उसने किस प्रकार अपने ही लोगों पर अत्याचार किया है, यही है और कुछ नहीं है। और जो चाइना का जो झूठ का घड़ा है ना, वो भर गया है। अभी आपने बात की थी इकोनॉमी के बारे में, आपने बोला मैं इनसाइड खबर दे रहा हूं, और आपने ये जो बाइकॉट और बैन का बात कर रहे हैं, और आप, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट। आपने टीवी चैनल के एक सबसे छोटे कॉर्नर में राइट साइड के नीचे वाले इलाके में आपने वीवो का एड देख लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 52 इस प्रकार के वीवो और उसके भाई लोग हैं, अभी ऑर्डर दे दिया गया है और ये इंश्योर किया जाएगा कि सब विल टेक इट आउट। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, एक दिल्ली मेरठ का कोई आरआर प्रोजेक्ट है, एक कोई प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट का। जितने जितने प्रोजेक्ट हैं जो चाइना के साथ, चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे इनडायरेक्ट हैं, सबको खंगाला जा रहा है। एंड ऑल विल बी टर्मिनेटेड, ये शक नहीं होना चाहिए। और मैं एक, आप पॉइंट नोट कर लेना प्लीज, ताकि बाद में आप उसको भूल ना जाएं कि 1.23 बिलियन जो लोग हैं, वो 1.23 बिलियन लोग हैं भारतीय, वो है कंज्यूमर। और आपको पता होगा कि जब भारत ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में नॉन वायलेंस किया था, तो नमक की बात चली थी, फॉरेन आइटम्स की बात चली थी। ये भारत ने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, ये पॉइंट हिस्ट्री के अंदर में। ये जो अभी आंदोलन चलेगा ना, ये जो बाइकॉट और बैन चलेगा, और जो आप पूछ रहे थे आपका रिएक्शन क्या है, जो बैंग होगा, आप तीनों वर्ड इस्तेमाल लिख लेना कि जितने भारतीय हैं वो सच्चे राष्ट्र प्रेमी हैं। समाज इन पॉइंट के ऊपर में, और जो आपने जिन लोगों की भी रेफरेंस दी है, इसने ये बोला है उसने वो बोला है, उनका कितना अंश होगा
वो मैं आपको बता सकता हूं कि वो 100 से भी ज्यादा नहीं होंगे, 1.23 बिलियन के अंदर। और कमर साहब, मेरे एक एंगेजमेंट है, बहुत समय नहीं है, आपके साथ बात करके बड़ा मजा आता है। लास्ट टाइम तो बात करते करते 1 hour 57 मिनट्स हो गया था, पता ही नहीं लगा। तो मेरी एक एंगेजमेंट है, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे, आखिरी छोटा सा सवाल। या जी, बहुत मेहरबानी जल साहब, आपने टाइम दिया और हमने कहा भी था इतनी बात करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि मैं अल जजीरा देख रहा था, उसने कहा कि साउथ एशिया में एक नया फ्लैश पॉइंट इमर्ज कर रहा है। सो आप समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में ये मामलात खराब हो सकते हैं, और आपने कहा हम तैयार हैं इकोनॉमी के मामलात में भी। तो आप जल साहब देखिएगा, एक नया फ्लैश पॉइंट है, आप तैयार हैं एक नया दुश्मन बनाने के लिए? एक तो पहले ही आपने बना लिया हुआ है। कौन बनाया है पहले मालूम नहीं है, आपकी नजर में होगा, मेरे को तो मालूम नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, चाइना इज ए प्राइमरी थ्रेट, चाइना इज ए प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, देयर इज नो डाउट। और जो अभी बांध टूटेगा भारत का, और उसमें से जो विषय आएंगे, उसमें तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, साउथ चाइना सी, सारे ही जन्म लेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कंवर जी, माफ करना मेरा समय थोड़ा। दिल साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। बहुत मेहरबानी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बी हेल्थी, और एवरी पाकिस्तान शुड मस्ट फाइट अगेंस्ट कोरोना। सर यू टू सर, अल्लाह ताला इंडिया में भी जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं उनको जिंदगी बख्शे और सब बचाओ। बहुत शुक्रिया जन साहब, थैंक यू फॉर यू, थैंक यू।